हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है इनोसेंस। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक गाड़ी दिखाई जाती है। ये गाड़ी एक घर के सामने आकर रुकती है। इस गाड़ी से एक आदमी बाहर आता है। ये आदमी शहर का मेयर डाइची था। डाइची एक घर के अंदर एंटर करता है। इस घर में किसी का फ्यूनरल चल रहा था। फ्यूनरल में डाइची के दोस्त डाइची को अपने साथ इनवाइट करते हैं। यहाँ डाइची बात करते हुए एक वाइन पीता है। तभी डाइची को सामने देखकर कुछ याद आता है। डाइची जल्दी से आगे की तरफ जाकर मैरी को सांत्वना देता है, लेकिन इधर मैरी कोई गाना गा रही थी। दरअसल आज मैरी के ही हस्बैंड कैंग का फ्यूनरल था और शायद इसी बात से उन्हें शॉक लगा था। अब डाइची आगे बढ़कर कैंग की फोटो के पास जाता है, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। तभी हम कैंग के सिस्टर सुजैन को देखते हैं। सुजैन मैरी पर गुस्सा कर रही थी क्योंकि कैंग की बेटी अपने ही फादर के फ्यूनरल में नहीं आई थी। तो इस पर मैरी उसे चुप होने को कहती है, लेकिन सुजैन उसकी बेटी को और ज्यादा भला बुरा कहने लगती है। तब मैरी उसका बाल नोच लेती है, जिसे छुड़वाने वहाँ लोग आ जाते हैं। तभी कैमरा मैरी के बेटे किम पर आता है। किम भागते हुए एक आदमी के पास जाता है और उसका दांत उठाकर उसे खेलने लगता है। दरअसल किम दिमागी तौर से कमजोर था। इसे देखकर एक आदमी किम का पीछा करता है। इस बीच हम देखते हैं कि जिन्होंने भी वाइन पिया था उन सभी को उल्टियां हो रही थी। इवन मेयर डाइची भी वॉमिटिंग कर रहे थे। इस तरह से इस फ्यूनरल में अफरा तफरी मच जाती है और तभी सीन कट होकर हारुई नाम के लॉयर पर शिफ्ट होता है। हारुई कहती है, इस केस में मेरे क्लाइंट पर इल्जाम है कि उसने अपनी वाइफ को मारकर पूरे कमरे में आग लगा दी, जिससे सारे एविडेंस तबाह हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक आग 8 बजे लगी थी, जिस वक्त मेरा क्लाइंट पार्क घर में था। लेकिन आग से एविडेंस मिटाने के लिए कम से कम 1-1.5 घंटा लगता है और हमें क्राइम सीन में ऐसा कोई डिवाइस ही नहीं मिला जिससे आग छुपाई जा सके। साथ ही रिपोर्ट कहती है कि मर्डर 8 बजे हुआ था, जिस वक्त डिफेंडर घर पर था। इस बात को गलत साबित करने के लिए मैं एक विटनेस को बुलाना चाहूंगी। फिर कोर्ट में टेरी वाइलर नाम के एक फोरेंसिक साइंटिस्ट को बुलाया जाता है। टेरी वाइलर कहता है, अगर किसी को गर्म तापमान में मारा जाता है तो उसके मरते समय का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि इस केस में बॉडी जल्दी से डिकम्पोज होने लगती है। हारुई कहती है, इसका मतलब रिपोर्ट में बताया गया टाइम करेक्ट नहीं है। तो टेरी वाइलर इस पर एग्री करता है और ये रिपोर्ट गलत साबित हो जाती है। अगले सीन में पार्क हारुई को इस केस का पैसा देता है। तभी हारुई के पास उसका बॉस किमुरा आकर कहता है, अगर तुमने मिस्टर पार्क को सुप्रीम कोर्ट में जितवा दिया तो तुम्हें इससे भी ज्यादा बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन हारुई सुप्रीम कोर्ट के लिए मना कर देती है। दरअसल हारुई जानती थी कि अपनी वाइफ का मर्डर पार्क नहीं किया है, लेकिन अपने बॉस किमुरा की दोस्ती के कारण उसे ये केस लेना पड़ा। हारुई आगे से अपने बॉस को सोच समझकर केस चुनने को कहती है और तभी हारुई की नजर टीवी पर जाती है। टीवी में एंकर कह रहा था, एक आदमी की वाइन पीने से मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर हालत में हैं। इस केस में मैरी को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि वही इस केस की प्राइम सस्पेक्ट है। तो इसे सुन हारुई एकदम से खड़ी होकर उस ऑफिस से बाहर निकल जाती है। आगे हारुई इंस्पेक्टर हान को कॉल करती है। इंस्पेक्टर हान हारुई को पिछले केस के लिए शुक्रिया करता है। तभी हारुई कहती है, क्या आप मुझे मैरी के केस की डिटेल्स भेज सकते हैं? तो इंस्पेक्टर हान इस पर हाँ करता है। आगे गाड़ी चलाते वक्त हारुई को कुछ याद आ रहा था। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है। उस वक्त हारुई की उम्र काफी कम थी और हारुई ने एक यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया था। अगले ही सीन में हारुई के फादर उसे जोर का तमाचा मारते हैं और उसका फॉर्म भी उसके सामने फाड़ देती हैं। दरअसल हारुई के फादर एक शराबी थे और वो हारुई की पढ़ाई पर पैसा नहीं लगाना चाहते थे। तभी हारुई की मदर आकर उसके फादर को वहाँ से भगा देती है। असल में मैरी ही हारुई की मदर थी। अगले सीन में हारुई ने खुद के हाथ की नस काट ली थी। ये देखकर मैरी हारुई को बहुत डांटती है और उसे ऐसा फिर से करने से मना करती है। फिर अगली ही रात हारुई अपना बैग लेकर घर से हमेशा के लिए भाग जाती है। फिर हमें प्रेजेंट की मैरी को दिखाया जाता है। इधर हारुई अपनी मॉम मैरी से मिलने आई थी। यहाँ पर मैरी को दौरा पड़ा था, जिस कारण उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी। मैरी को याद नहीं आता कि वो उसी की बेटी है। इधर मैरी कुछ अजीब सा बिहेव करती है और साथ ही में अपने पैंट में टॉयलेट कर देती है। इसे देखकर हारुई को शॉक लगता है। आगे हारुई मैरी के घर जाती है। घर में पुलिस छानबीन कर रही थी। यहाँ का इंचार्ज चोई हारुई को आने से मना करता है। तभी हारुई चोई को अपना कार्ड देती है, जिसमें लिखा हुआ था कि वो एक लॉयर है। इसके बाद हारुई इस जगह को देखने लगती है। इधर एक जगह कुछ शराब की बोतल रखी हुई थी, जिसे देखकर हारुई अपना फोन निकालती है और फोटो लेकर ऑफिसर चोई के आने से पहले फोन जेब में रख लेती है। अगला सीन हमें कोर्ट का दिखाया जाता है। इधर एक रिसर्चर बताता है कि जो पेस्टिसाइड्स हमें वाइन में मिले थे, वैसे ही पेस्टिसाइड्स मैरी के कपड़ों में लगे हुए थे। इसे सुनकर लॉयर अगले
विटनेस से पूछता है, आपने मैरी को फ्यूनरल में कैसा बिहेव करता हुआ देखा था? विटनेस कहता है, मुझे बैंक जाना था इसलिए मैं फ्यूनरल से जल्दी ही चला गया था, पर बाद में मुझे मिस मैरी को ग्रीट करने का याद आया। जब मैं वापस लौटा तो मैंने देखा कि मैरी और उनका बेटा किम वाइन में कुछ डाल रहे थे। इसे सुन मैरी चिल्लाते हुए कहती है, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, उसकी कोई गलती नहीं थी। अब लॉयर अपनी फाइल उठाकर कहता है, इन्होंने कन्फेशन फाइल में साइन कर दिया है, लेकिन ये इस बात को यहाँ नहीं मान रही है। आगे कोर्ट से निकलते वक्त मैरी पर कोई अंडा फेंक देता है। दरअसल पूरी जनता मैरी से नाराज थी। इधर किसी तरह सुजैन मैरी को पुलिस वैन में छोड़ देती है और फिर मैरी को वहाँ से ले जाया जाता है। सबके जाने के बाद सुजैन की नजर हारोई पर पड़ती है। तभी वहाँ पर सुजैन का लॉयर पिंकी आता है। सुजैन लॉयर पिंकी को हारोई के बारे में बताती है। तभी पिंकी हारोई की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन हारोई कहती है, तुम किस तरह के वकील हो? अगले लॉयर के पास कोई पुख्ता सबूत भी नहीं था, फिर भी तुमने ऑब्जेक्शन नहीं किया। पिंकी कहता है, मुझे इस केस को लिए सिर्फ 12 घंटे हुए हैं। हारोई कहती है, इन 12 घंटों में अपोनेंट ने तुम्हारे क्लाइंट से जबरदस्ती साइन करवा लिया और तुमने अब तक कुछ नहीं किया। इसे सुन पिंकी नाराज होकर ये केस छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर सुजैन हारोई के पास आकर कहती है, तुमने सब बेकार कर दिया, तुम अपने फादर के फ्यूनरल में भी नहीं आई थी और अब तुम ऐसा जता रही हो जैसे तुम्हें हमारी फिक्र है। ऐसा बोलकर सुजैन चली जाती है। वहीं हारोई को इस बात का बुरा लगता है। अगले सीन में हारोई सैम नाम के आदमी की शॉप में होती है। दरअसल सैम की दुकान में ही वो जहर मिलता था जिसे वाइन में डाला गया था। सैम कहता है, उस दिन के हादसे के बाद से इस शहर में वो जहर बैन हो गया है और अब वो कहीं नहीं मिलेगा। तो इसे सुन हारोई को निराशा होती है। फिर हारोई उस जगह से जाने लगती है। तभी हारोई की नजर मिरर पर जाती है। इधर कोई आदमी चुपके से बाहर आ रहा था। हारोई जल्दी से गाड़ी घुमाती है, पर उसकी गाड़ी फंस गई थी, इसलिए हारोई गाड़ी से बाहर निकलकर भागते हुए उस जगह पहुंचती है। लेकिन यहाँ कोई नहीं था और सिर्फ एक जेसीबी खड़ी थी। इसके बाद ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हारोई इंस्पेक्टर हान से बात कर रही थी। हान को भी लग रहा था कि हारोई की मॉम को फंसाया जा रहा है। तब हारोई कहती है, आप वो लाए हैं जो मैंने आपसे कहा था? तो हान उसे एक पेन ड्राइव देता है। हारोई उस पेन ड्राइव को लगाती है। इस पेन ड्राइव में एक वीडियो थी। इसमें पुलिस मैरी पर दबाव डाल रही थी। आगे हारोई ये वीडियो कोर्ट में दिखाकर कहती है, इस वीडियो में साफ पता चल रहा है कि मैरी को टॉर्चर किया गया था ताकि वो कन्फेशन लेटर में साइन कर सके। इसी के साथ हमने क्राइम सीन में कुछ इनकंसिस्टेंसी भी देखी है। अगर आप इस फोटो को देखोगे तो इसमें कुछ बोतल के प्रिंट्स हैं। असल में ये बोतल इधर रखे हुई थी। इसे सुन ऑफिसर चोई कहता है, मैंने क्राइम सीन से कोई छेड़छाड़ नहीं की। हारोई कहती है, जैसे कि कल मिस्टर शिन ने विटनेस बनकर बयान दिया था कि वो फ्यूनरल से निकलकर अपने बैंक जा रहे थे, लेकिन अजीब बात ये है कि शिन किसी भी कैमरा में बैंक की तरफ जाते हुए कैप्चर ही नहीं हुआ। मेरा मानना ये है कि मेरे क्लाइंट को फंसाने के लिए उल्टे सीधे सबूत बनाए जा रहे हैं। ये लॉयर हिरोशी कहता है, फिर उस शहर का क्या जो हमें वाइन और मैरी के कपड़ों से मिला था? तो हारोई एक फोटो दिखाते हुए कहती है, इस फोटो में इंस्पेक्टर चोई विटनेस शिन के साथ लंच कर रहे हैं। लॉयर हिरोशी कहता है, इसमें गलत क्या है? हारोई कहती है, ये दोनों हाई स्कूल के फ्रेंड्स हैं और साथ ही ये दोनों इस केस के विक्टिम्स के बेटे भी हैं। शायद इतना काफी है ये साबित करने के लिए कि ये एक सोची समझी साजिश है। अब अगर हमें मैरी की पूरी सच्चाई जाननी है तो हमें मैरी के ट्रीटमेंट का इंतजार करना पड़ेगा। अगले सीन में हम मेयर डाइची को देखते हैं। डाइची से लॉयर माफी मांग रहा था। इधर लॉयर पिंकी भी इनकी टीम में आ गया था। डाइची कहता है, किसी भी कीमत पर मैरी को जेल से बाहर मत आने देना। अब डाइची ऐसा क्यों चाहता था ये हमें बाद में पता चलेगा। अगले सीन में मैरी की जांच चल रही थी। डॉक्टर हारोई को बताता है कि मैरी की सोचने समझने की शक्ति काफी कम हो गई है। तभी डॉक्टर को डायरेक्टर का मैसेज आ जाता है। आगे हारोई अपनी मॉम के मेडिकल रूम में जाती है, लेकिन इधर उसकी मॉम गायब थी। इसके बाद हारोई सीसीटीवी चेक करती है। इसमें मैरी हॉस्पिटल से बाहर जा रही थी। तभी एक ऑफिसर को कॉल आता है कि उन्होंने मैरी को ढूंढ लिया है। फिर पुलिस टीम उस जगह पहुंचती है। इस जगह मैरी अकेले बैठकर एक लेक को देख रही थी। तभी किम अपनी मॉम के पास जाता है। यहाँ मैरी किम को सामने की तरफ इशारा करके कहती है, ये वही जगह है। हारोई जब वहाँ देखती है तो सामने लेक था। तभी पुलिस आकर मैरी को वहाँ से ले जाती है। अब हारोई वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसे एक ऑफिसर रोक लेता है। ये ऑफिसर हारोई के बचपन का फ्रेंड जोंग था। जोंग कहता है, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। आगे जोंग कंप्यूटर में मैरी की एक फुटेज दिखाता है। इसमें मैरी कह रही थी, मेरे हस्बैंड ने मेयर और उनके लोगों के साथ मिलकर मर्डर कर दिया है, मुझे उनसे बचाओ। इसे सुन हारोई कहती है, क्या पिछले 2 दिनों में कोई मर्डर हुआ है? जोंग कहता है, बिल्कुल नहीं। तो हारोई को लगता है ये सब मैरी का वहम था। ऑफिसर जोंग कहता है, मुझे लगा कि ये तुम्हारी हेल्प करेगा।
तब हारुई कहती है, आजकल मेरे साथ काफी अजीब चीजें हो रही हैं। क्या इस गांव के बारे में कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती? तो जोंग सोचते हुए कहता है, यहाँ एक कसिनो के पास एक बड़ा हादसा हुआ था। हारुई कहती है, यहाँ कोई कसिनो भी है? अगले दिन हारुई उस कसिनो का पता करके जाने लगती है। इस कसिनो के बीच वही लेक पड़ती थी जिसके पास मैरी उस रात बैठी हुई थी। हारुई साइड में देखती है तो उस लेक के साइड एक बड़ा सा कसिनो था। फिर सीन मेयर पर आता है। मेयर के कसिनो कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया था, जिस कारण वो थोड़ा परेशान था। तभी उस कमरे में उनका प्रोसिक्यूटर ह्यून आता है। ह्यून कहता है, मैरी को फिर से कस्टडी में डाल दिया गया है क्योंकि उसने हॉस्पिटल से भागने की कोशिश की थी। इसे सुन डाइची को सुकून मिलता है। फिर हम हारुई को देखते हैं। हारुई को अब लॉयर पिंकी पर शक होने लगा था। अगले सीन में हारुई पिंकी के ऑफिस में थी। हारुई कहती है, आपने बहुत सारे सिविल केस लड़े हैं, क्या आपको इस शहर में किसी कसिनो के बारे में पता है? तो इस पर पिंकी हिचकिचाते हुए मना करता है और ये सब हारुई समझ जाती है। आगे हारुई के बिल्डिंग से निकलते ही पिंकी मेयर को कॉल में कहता है, हारुई मुझसे किसी कसिनो के बारे में पूछ रही थी पर मैंने उसे कुछ नहीं बताया। तभी वहाँ पर हारुई दोबारा आती है। असल में हारुई का फोन इधर ही छूट गया था। हारुई सोफे से अपना फोन निकालती है और रिकॉर्डर बंद कर देती है। दरअसल हारुई ने जानकर फोन छोड़ा था ताकि पिंकी की बातें वो रिकॉर्ड कर सके। रात के समय हारुई वो रिकॉर्डिंग सुन रही थी। इस रिकॉर्डिंग के बेस पर हारुई को पता चल जाता है कि ये कसिनो मेयर डाइची का है और ये सारा कुछ कैंग के फ्यूनरल से जुड़ा हुआ है। अब रात को हारुई क्राइम सीन में जाकर अपनी गाड़ी रोकती है। असल में ये जगह हारुई का पुराना घर था। हारुई ड्रॉर में से एक पेपर निकालती है। इस पेपर में बैंक ट्रांसफर किए गए पैसों का अमाउंट लिखा हुआ था। हारुई इसका फोटो खींच लेती है। अब हारुई यहाँ से जा रही थी, तभी हारुई को नीचे किसी के फुटप्रिंट्स दिखते हैं और अचानक से एक आदमी हारुई पर सामने से हमला कर देता है। दरअसल वो आदमी सिर्फ हारुई से बचना चाहता था, इसलिए वो हारुई को नीचे गिराकर वहाँ से भाग जाता है। तभी हारुई देखती है कि उस आदमी का लाइटर वहीं छूट गया था। अगले दिन हारुई ये लाइटर पुलिस को दे देती है और इसके फिंगरप्रिंट की जांच कराने को कहती है, लेकिन पुलिस अपने ड्रॉर से वैसा ही लाइटर निकालकर बताता है, ये कॉमन लाइटर है, इस जैसे लाइटर शहर में कितने होंगे। ऐसा बोलकर वह सभी पुलिस ऑफिसर लंच के लिए चले जाते हैं। हारुई को पता चल गया था कि पुलिस वाले उसकी कोई मदद नहीं करेंगे। आगे हम इंस्पेक्टर जोंग को क्राइम सीन में देखते हैं। यहाँ जोंग उस फुटप्रिंट को देख रहा था। तभी इन्हें देखकर जोंग को कुछ याद आता है। जोंग गाड़ी की डिक्की खोलकर उनमें से एक नियॉन शूज निकालता है। क्राइम सीन से मिला फुटप्रिंट और इस तरह के जूते का पैटर्न सेम था। जोंग बताता है, कुछ दिनों पहले ऐसे जूतों की सेल लगी हुई थी, क्या तुम्हें और कुछ पता है? हारुई कहती है, मुझे बस इतना याद है कि मैंने उसका फेस नोचा था जिससे कि उसके फेस में निशान पड़ गया। तो इसे सुन जोंग कहता है, अब उसे ढूंढना और आसान हो गया है। जिसके पास भी इस तरह का जूता और चेहरे पर निशान होगा वही असली कल्प्रिट है। अगले दिन हम विटनेस शिन को देखते हैं। शिन के फादर उस शहर की वजह से गुजर गए थे। इधर हारुई शिन के फादर का फ्यूनरल अटेम्प्ट करने आई थी। फिर सीन हारुई के भाई पर आता है। इस फ्यूनरल में प्रोसिक्यूटर ह्यून भी आया हुआ था। ह्यून किम को ज्वाइन करता है। ह्यून किम से कहता है, तुम्हें फोटो खींचने का शौक है, क्या मैं तुम्हारी फोटोज देख सकता हूँ? तो किम ये सुनते ही अपने फोन का लॉक खोल देता है और खाना खाने में बिजी हो जाता है। इसे देखकर ह्यून अपना मेमोरी कार्ड उसके फोन में लगा देता है। तभी वहाँ पर हारुई आ जाती है। हारुई को देखते ही प्रोसिक्यूटर मेमोरी हटा देता है। इधर हारुई ह्यून से पूछती है, तुम किम के साथ क्या कर रहे हो? तो ह्यून बताता है, मैं एक लॉयर हूँ और ये केस संभाल रहा हूँ। ऐसा कहकर ह्यून अपना कार्ड देता है और वहाँ से चला जाता है। अगला सीन हम कोर्ट का देखते हैं। यहाँ ह्यून स्क्रीन में दिखाकर कहता है, हमें क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन से पता चला कि मैरी अलग अलग शॉप से वाइन खरीदती थी। शायद वो वाइन के साथ जहर मिलाकर अपने हस्बैंड को देती थी, जिस कारण उसके हस्बैंड धीरे धीरे करके मर गए। इसके बाद मैरी ने राज को राज रखने के लिए अपने हस्बैंड के दोस्तों को भी मारना चाहा। तो हारुई खड़ी होकर कहती है, इस बात का कोई सेंस नहीं बनता, आखिर मेरे क्लाइंट के पास मर्डर करने की क्या वजह थी? इसे सुन लॉयर कैंग की कुछ फोटोज दिखाता है। इन फोटोज में कैंग बिल्कुल कमजोर लग रहे थे। फिर ऐसी हालत का आदमी खुद वाइन कैसे पी सकता है? हारुई कहती है, ये सब अनवेरिफाइड सोर्सेज से है। ह्यून कहता है, जिसने ये फोटोज ली है वो यहाँ मौजूद है, मैं यहाँ मेरे विटनेस किम को हाजिर करना चाहूँगा। हारुई कहती है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि किम का दिमाग 10 साल के बच्चे जैसा है, हम उसका रिकॉर्ड नहीं ले सकते। ह्यून कहता है, ऐसा किसने कहा? पहले भी कई केसेस हुए हैं जिसमें इस तरह के विटनेस का बयान लिया गया है। तो इस पर हारुई कुछ नहीं कह पाती, लेकिन तभी कोर्ट का समय खत्म हो जाता है। अगले सीन में हारुई किम के फोन के वीडियोस देख रही थी। इस वीडियो में उसे मेयर डाइची दिखता है। डाइची को देखकर किम कहता है, मॉम कहती थी ये पूरा आदमी है। इस बात को हारुई समझ जाती है। आगे हारुई किम को विटनेस बॉक्स में क्या बोलना है इस बारे में तैयार करने लगती है। हारुई किम को ये भी बताती है कि अगर वो कोर्ट में झूठ बोलते हुए पकड़ा गया तो उसे पनिशमेंट भी हो सकती है। ऐसा बोलकर हारुई किम से सवाल करती है,
डैड को अक्सर वाइन कौन देता था? किम कहता है, मुझे डैड के कमरे में जाना अलाउ नहीं था, मॉम ने मुझे मना किया था। ऐसा कहते ही किम को कुछ याद आता है। किम कहता है, डैड ने मुझे एक बार बताया था कि मैं ऐसा तुम्हारी वजह से हूँ। इसे सुन हारुई कुछ नहीं कहती। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब हारुई काम करके निकल रही थी तभी उसका पैर स्टूल में फंस गया था और वो गिर गई, जिस कारण किम जो उस वक्त बच्चा था उसके सर में चोट लग गई। इस बात से गुस्सा होकर हारुई के फादर उसे बहुत पीटते हैं, लेकिन मैरी हारुई को बचा लेती है। प्रेजेंट में हारुई किम से कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आगे हारुई किम को समझाती है, जब तुम बॉक्स में होगे तो तुम बस मुझे देखना, जब मैं गर्दन हिलाऊं तो तुम्हें लॉयर की बात पर डिसएग्री होना है और गर्दन न हिलाने पर तुम्हें उस बात को एक्सेप्ट करना होगा। तो किम समझ जाता है। अगले दिन लॉयर ह्यून सिक्योरिटी सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। इसमें किम वाइन डालता हुआ साफ दिख रहा था। इस फुटेज के बाद ह्यून किम से पूछता है, क्या उस वक्त कोई और भी लोगों को वाइन भरकर दे रहा था या फिर ये काम सिर्फ तुमने किया? तो हारुई गर्दन हिलाती है और किम इस पर मना करता है। ये सब ह्यून ने देख लिया था। ह्यून किम के सामने खड़ा हो जाता है और उससे सेम वही सवाल करता है, लेकिन मेंटल कंडीशन के कारण किम कुछ नहीं समझ पाता और अपनी मॉम का नाम लेने लगता है। इसे सुन मैरी खड़ी हो जाती है और लॉयर के पास जाकर उसे धमकी देती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर मैरी को वहाँ से ले जाती हैं। इधर मैरी को स्ट्रोक आ गया था, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल भेजा जाता है। वहीं किम को पुलिस वाले अपने साथ ले जाते हैं। इसे देख हारुई ह्यून से कहती है, तुम्हारे पास अरेस्ट वारंट नहीं है। ह्यून कहता है, उसने जुर्म खुद कन्फेस किया है। तुम्हारी मॉम की मेंटल कंडीशन ठीक होने पर हम उन्हें भी अरेस्ट कर लेंगे। हारुई कहती है, बस देखते जाओ, मैं उन्हें बेगुनाह साबित करके दिखाऊंगी। रात के समय हारुई उस कसिनो के बारे में सर्च कर रही थी। तभी हारुई को कसिनो के साथ मेयर की तस्वीर मिलती है। इसमें अफवाह थी कि मेयर कसिनो से जुड़ा हुआ है। यहाँ एक और इमेज थी जिसमें मेयर के साथ उनका पिछला लॉयर पिंकी और साथ ही विरोधी लॉयर ह्यून भी थे। इसे देखकर हारुई समझ जाती है कि ये लोग मिले हुए हैं। आगे हम मैरी को देखते हैं। मैरी कह रही थी, मैंने ही सबके वाइन में जहर मिलाकर उन्हें मार डाला। यहाँ मैरी के सामने ह्यून भी था। ह्यून कहता है, आपको कोर्ट में बस यही स्टेटमेंट देनी है, फिर किम को छोड़ दिया जाएगा। इसे सुन मैरी ह्यून का शुक्रिया करती है। आगे वहाँ पर हारुई आती है। मैरी हारुई के सामने वही बोल रही थी जो उसे लॉयर ने सिखाया था। हारुई अपनी मॉम से कहती है, अगर आपने ये बयान दिया तो ये केस बस से बदतर हो जाएगा। मैरी कहती है, लेकिन इससे मेरा बेटा जेल से छूट जाएगा। हारुई कहती है, आप सिर्फ उसके बारे में ही सोच रही हैं, आपको तो मैं याद भी नहीं। ऐसा कहकर हारुई रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मैरी को बाहर लाया जाता है। यहाँ दिमाग में जोर डालने पर मैरी को याद आता है कि वो उसी की बेटी हारुई है। मैरी अब व्हीलचेयर से खड़ी होकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसे स्टाफ रोक लेते हैं। दूसरी तरफ हारुई को ऑफिसर जोंग का कॉल आता है। जोंग को वो आदमी मिल गया था जिसने हारुई पर हमला किया था, तो हारुई जल्दी से पुलिस स्टेशन जाने लगती है। दरअसल उस आदमी का नाम जेम्स था और उसे एक लॉयर की जरूरत थी। तभी वहाँ पर लॉयर ह्यून आ जाता है। ह्यून कहता है, इसने विक्टिम के घर पर हमला किया था, इसलिए हम इसे ले जा रहे हैं। तो हारुई इस पर मना करती है, लेकिन एक ऑफिसर कहता है, मैं लॉयर ह्यून की बात से सहमत हूँ, उन्हें ही इस सस्पेक्ट को ले जाना चाहिए। फिर इसके बाद ह्यून के लोग जेम्स को पकड़कर ले जाते हैं। रात को हारुई और जोंग अपनी गाड़ी से जेम्स पर नजर रखे हुए थे। यहाँ ह्यून के लोग जेम्स को एक गाड़ी में बैठाते हैं। इसे देखकर हारुई उनका पीछा करती है। दरअसल ये लोग जेम्स को दूसरे शहर भेज रहे थे ताकि वो बयान ना दे सके। इसे देखकर जोंग कहता है, तुम उनके वैन का पीछा करो और मैं जेम्स को पकड़ता हूँ। तो हारुई मान जाती है। आगे जब ह्यून का आदमी वापस अपनी वैन में बैठता है तो हारुई उसका पीछा करना शुरू कर देती है। काफी देर तक पीछा करने के बाद वो आदमी एक जगह पर अपनी गाड़ी रोकता है और गाड़ी से उतरकर बाहर चला जाता है। दरअसल इस गाड़ी का ड्राइवर शिन था जिसने कोर्ट में झूठी गवाही दी थी। इसके बाद हारुई उस गाड़ी के पास जाती है, लेकिन ये गाड़ी लॉक पर पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। हारुई जल्दी से अंदर घुस के गाड़ी के कागजात देखती है। तभी उसे डेक में एक मैप मिलता है। आगे हारुई जांच करने अपने घर पहुंचती है, लेकिन तभी हारुई के पैर से एक फ्रेम टूट जाता है। जब हारुई उस फ्रेम को उठाती है तो उसके पीछे कई सारे कटे हुए फोटोज थे। इन्हीं में से एक फोटोज हारुई की मॉम की थी। अब हारुई वहाँ से जाने के लिए जैसे ही दरवाजा बंद करती है, वैसे ही उसे नीचे एक कपड़ा मिलता है। इस कपड़े के अंदर एक टूटा हुआ सेल फोन था। आगे एक मैकेनिक बताता है कि वो ये सेल फोन एक हफ्ते में ठीक कर देगा। इसके बाद हारुई उन कटे हुए फोटोज को जोड़ने लगती है, लेकिन इधर एक बोर्ड में दुल्हन का नाम मैरी और दूल्हे का नाम चुनवू था। इसे देखकर हारुई शॉक होती है क्योंकि उसके फादर कैंग है। फिर हारुई सीधा हॉस्पिटल जाकर इस केस के विक्टिम के पास पहुंचती है। हारुई उस विक्टिम को ये फोटो दिखाकर कहती है, आखिर ये चुनवू कौन है? तब वो विक्टिम फ्लैशबैक के जरिए बताता है,
चुनवू हमारे बॉस का बेटा था। हम उसके फादर के लिए लेक में फिशिंग करते थे, लेकिन हमारा पूरा ग्रुप चुनवू से नफरत करता था। हमें किसी तरह चुनवू का लेक हथियाना था। इसके लिए हमने एक प्लान बनाया। हमने बड़ी चालाकी से चुनवू को पानी में डुबा दिया और हमारे दो साथियों ने चुनवू को पानी के नीचे खींचकर उसका दम घोंटकर उसे मार डाला और इस बारे में आज से पहले किसी को नहीं पता चला। तो ये जानने के बाद हारुई वहाँ से चली जाती है। तभी हारुई को जोंग का कॉल आता है। जोंग ने जेम्स को पकड़ लिया था और अब जेम्स गवाही देने को राजी था। यहाँ दूर से हारुई पर शिम नजर रख रहा था। आगे गाड़ी में हारुई जोंग को बताती है, मुझे मेरे घर से एक पुरानी फोटो मिली है। इसमें सारे विक्टिम्स और शहर का मेयर भी है। जरूर मेयर इस केस में मेरी मॉम को फंसाना चाहता है। इतना कहते ही सामने से एक ट्रक आ जाती है और उससे बचने के चक्कर में हारुई का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर सपने में हारुई को अपनी मॉम दिखती है जो अपने हस्बैंड को किलर कह रही थी। तभी इतने में ही हारुई को होश आ जाता है। जोंग हारुई को कहता है, मुझे जेम्स के पास ये कंस्ट्रक्शन मैप मिला। हारुई इस मैप को देखकर शॉक रह जाती है। इस मैप में उसी लेक के पास कुछ लोगों की जमीन थी। इन्हीं में से एक जमीन पर उसके फादर कैंग का नाम था। ये वही जमीन है जिसमें कैसीनो बना है। इसका मतलब बाकी की बटी हुई जमीनें जरूर मेयर के दोस्तों की हैं, जिनकी पूरी फोटो हारुई को उसके घर से मिली थी। इस मैप को लेकर हारुई जल्दी से सिविल ऑफिस जाती है और वहाँ के ऑफिसर से उस जमीन के मालिकों का नाम पूछती है। तो वो ऑफिसर विटनेस शिन और ऑफिसर चोई का नाम बताती है। आगे हारुई फाइल में देखती है कि सारे विक्टिम्स की उसी लेक के पास जमीन थी। अब इस बारे में बात करने हारुई मेयर के ऑफिस जाती है। इधर मेयर भी सामने से आ रहा था। मेयर हारुई को बताता है, एक एक्सीडेंट के कारण अब मैं चल नहीं सकता। हारुई कहती है, मुझे आपकी जरूरत है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे विटनेस बने। तो मेयर कहता है, मेरे डॉक्टर ने मुझे कहीं भी जाने के लिए मना किया है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तो हारुई वहाँ से चली जाती है। बाहर आते ही जोंग हारुई को बताता है, सीसीटीवी से हमें पता चला है कि जिस ट्रक से तुम टकराई थी वो ट्रक शिन की कंपनी से है। हारुई कहती है, मैं ये जानती थी। अब सीन फिर से कोर्ट पर आता है। आज का विटनेस सैम था। दरअसल सैम की ही दुकान में वो पॉइजन मिला था जिससे विक्टिम की मौत हुई थी। सैम कहता है, मैं डिफेंडेंट यानी मैरी के हस्बैंड के साथ काम करता था। चुनवू के मरने के बाद लेक का जंगल वाला एरिया उन्हीं का हो गया था और इसके बाद मैरी ने कैंग से शादी कर ली थी। हारुई पूछती है, फिर बाद में मिस्टर कैंग इतने करीब कैसे हो गए? सैम कहता है, उन्होंने मेयर डाइची से उस वक्त लोन ले लिया था। ऐसा कहकर सैम कैंग की स्टोरी बताता है। कैंग का काम बिल्कुल सही चल रहा था। तभी कॉन्ट्रैक्टर कैंग से कहता है, ये अफवाह बिल्कुल सही है कि पास के गांव की जमीन में ढेर सारा सोना है। तो कैंग को इस बात पर विश्वास हो जाता है। दरअसल ये अफवाह मेयर ने फैलाई थी। आगे कैंग उस जमीन में गड्ढा खुदवाने लगता है। इन्हीं गड्ढा खोदने वालों में से एक सैम भी था जो अभी कहानी का विटनेस है। फिर कैंग किसी तरह अपनी जमीन बेचकर उस गांव की जमीन को खरीद लेता है और उसमें खुदाई जारी रखता है। लेकिन एक दिन कैंग को ये बात समझ आ जाती है कि मेयर ने उसे धोखा दिया है। असल में उस जमीन में कुछ नहीं था और इस प्लान में मेयर के साथ बाकी लोग भी मिले हुए थे। कैंग मेयर पर हमला करता है, लेकिन मेयर कैंग को मारकर कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता, खेल खत्म हो चुका है। तो इसके बाद कैंग वहाँ से चला जाता है। कैंग जाते वक्त कह रहा था, मैं तुम सबको जहर देकर मार डालूंगा। दूर से ये सब उस वक्त सैम ने सुन लिया था। तो इस बयान को सुनकर हारुई जज से रिक्वेस्ट करती है कि अगले दिन कोर्ट में इस केस के एक इकलौते सर्वाइवर विक्टिम मेयर डाइची का भी बयान रिकॉर्ड करवाया जाए। फिर अगले दिन मेयर को कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है क्योंकि कोर्ट की बात कोई नहीं टाल सकता। आगे मेयर विटनेस टेबल में होती है। हारुई कहती है, मिस्टर सैम ने हमें बताया कि आपने कैंग से धोखा किया था। तो मेयर इस बात को धक्का-न्यूसी बताता है। हारुई कहती है, कई बार आदमी घटनाएं भूल जाता है, लेकिन जिस पर वो घटना गुजरती है उसे वो घटना याद रहती है। मेयर कहता है, तो उस आदमी को सामने लाओ जिस पर जुर्म हुआ है, मैं उसी वक्त हार मान लूंगा। हारुई कहती है, मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ है। ऐसा कहकर हारुई स्क्रीन में कैंग का पासबुक दिखाती है। इसके अकॉर्डिंग मिस्टर कैंग को मेयर की वाइफ ने 6 महीने पहले $30,000 और बाद में $10,000 पे किए थे। मेयर कहता है, शायद मेरी वाइफ ने कैंग को लीवर ट्रांसप्लांट के लिए पैसे दिए थे, पर इसका रिकॉर्ड नहीं मिलेगा क्योंकि मेरी वाइफ सबकी मदद सच्चे दिल से करती है। हारुई कहती है, ऐसा भी तो हो सकता है जो जमीन आपने ली है उसी के बदले में आपको मिस्टर कैंग ने धमकाया हो और फिर अपनी वाइफ के अकाउंट से पैसे डाले हो। मेयर कहता है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं किसी की धमकी से डरूंगा? हारुई कहती है, जब कैंग ने अपनी जमीन बेची थी तो उसमें किसी ने एक कसिनो खोल दिया था जिसका उसको काफी फायदा हो रहा था। तो मेयर गुस्से में कहता है, इसका मेरे केस से क्या रिलेशन? ना वो जमीन मेरी है ना ही वो कसिनो मेरा है। तब हारुई जज के पास जाकर कहती है, मैं एक नए विटनेस को पेश करना चाहती हूँ। उसके बयान से ये केस पलट सकता है, लेकिन उसका बयान हमें अकेले में सुनना चाहिए। तो जज जूरी मेंबर की सलाह लेकर
हारुई के अपील को मान जाती है। इसके बाद कोर्ट से कुछ देर के लिए जनता को बाहर भेज दिया जाता है। असल में वो विटनेस जेम्स था। हारुई पूछती है उसे उसके घर किसने भेजा था। जेम्स कहता है मुझे वहाँ जाने के लिए शिन ने कहा था। जेम्स आगे कहता है शिन ने बताया था कि ये मेयर का काम है और मुझे मैरी के घर से कोई कागजात लाने हैं। तो हारुई कंस्ट्रक्शन मैप दिखाती है। जेम्स कहता है ये वही कागजात है जिसे मुझे ढूंढना था। इसके बदले वह लोग मुझे जॉब देने वाले थे। मैंने ये सब इससे पहले एक लॉयर को भी बताया था, पर उसने मुझे ये सब गुप्त रखने को कहा। हारुई कहती है वो लॉयर कौन था? तो जेम्स ह्यून की तरफ इशारा करता है और ह्यून अपना मुंह टेढ़ा कर लेता है। आगे मैकेनिक हारुई को उसका फोन ठीक करके देता है। फिर कार में हारुई उस फोन का वीडियो देखती है। इनमें से एक वीडियो में कांग कह रहा था जब भी मैं तुम्हारी मॉम का खाना खाता हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है। ये बात हारुई को पूरी तरह शॉक कर देती है। आगे हारुई अपने भाई किम से पूछती है ये फोन किसने तोड़ा था? तो किम अपनी मॉम का नाम लेता है। फिर हारुई अपनी मॉम को घर से मिली हुई फोटोज दिखाकर इस बारे में पूछती है। तब मैरी कहती है मैं इन सभी को मानना चाहती थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब मैरी कैंग को खाना देने जा रही थी तभी उसने मेयर को कहता सुना आजकल चुनवू मेरे सपने में आता है। कैंग कहता है उसे तो हमने साथ मिलकर मार डाला था। इसे सुनते ही मैरी कमरे में जाकर मेयर का कॉलर पकड़ लेती है और उन दोनों पर काफी गुस्सा करती है। फिर इसके बाद से ही मैरी ने कैंग को मारने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। वो कैंग के खाने में जहर डालती थी जिससे धीरे धीरे कैंग का लीवर खराब हो रहा था। एक दिन जब मैरी ये देखने अंदर जाती है तो उसे उधर किम वीडियो रिकॉर्डिंग करता हुआ दिखता है। मैरी जल्दी से उसका फोन तोड़ देती है। फिर जब कैंग के फ्यूनरल में मेहमान आ रहे थे तो मैरी ने ये देखकर उनके लिए वाइन तैयार करके उसमें जहर मिला दिया और वो वाइन किम को सर्व करने को कहा था। तो ये सब सुनकर हारुई हैरान रह जाती है। मैरी आगे कहती है उसने ये सब चुनवू के लिए किया। असल में मैरी चुनवू से बहुत प्यार करती थी और वही उसका पहला पति था। चुनवू की मौत के बाद मैरी उस नदी में डूबकर मरने की कोशिश करती है, लेकिन कैंग उसे नदी से बाहर ले आता है और उसे उसके लिए जीने को कहता है। फिर इसके बाद मैरी के पास कोई और चारा नहीं था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और चुनवू का बच्चा यानी कि हारुई उसके पेट में था। तो अपनी बेटी के लिए मैरी ने दूसरी शादी कैंग से की। तो ये सब सुन हारुई रोने लगती है, लेकिन उसकी मॉम मैरी उसे शांत कराती है। ये सीन थोड़ा इमोशनल था। अगले दिन हारुई सोच में पड़ जाती है कि उसे इस केस में क्या करना चाहिए क्योंकि असल किलर उसकी मॉम ही है। तब हारुई डिसाइड करती है कि वो अपनी मॉम का साथ देगी। फिर कोर्ट में सुनवाई का दिन आता है। हारुई स्क्रीन में एक मैप दिखाती है। इस मैप में जमीन और उसके ओनर के नाम थे। हारुई कहती है ये सारी जमीन पहले मिस्टर कैंग की थी, पर ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने ये जमीन अपने पार्टनर्स में बांट दी। इसी जमीन के अंदर एक कसिनो भी आता है। इसे सुन मेयर कहता है शायद तुम्हारी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। इस मैप में मेरा नाम कहीं नहीं है। अगर तुम किसी भी ऐसे मैप में मेरा नाम दिखाओगी तो मैं मान जाऊंगा कि वो कसिनो मेरा है। हारुई कहती है क्या आप इस बात से मुकरेंगे तो नहीं? मेयर कहता है बिल्कुल नहीं। हारुई कहती है आपने सही कहा, वो कसिनो आपका नहीं बल्कि कसिनो की जमीन आपकी है। इस मैप को देखें तो इसमें 4 लोगों के नाम है। ये चारों आपकी वाइफ के रिलेटिव्स लगते हैं। तो इसे सुन मेयर अपना सर नीचे झुका लेता है। हारुई कहती है असल में आपने जितना भी पैसा कमाया है वो सब इसी जमीन से कमाया है और इसी के कुछ पैसे आपने इलेक्शन को जीतने में भी लगाए थे। तो इसे सुन पूरी जनता मेयर पर भड़क जाती है। वहीं मेयर कुछ कहने लायक नहीं था। मेयर गुस्से में कहता है ये सारी बातें 20 साल पुरानी है, इसका आज से क्या लेना देना। तो हारुई कहती है इसका इस केस के किलर से डायरेक्ट कनेक्शन है। ऐसा कहकर हारुई झूठ बोलती है कि असली किलर कैंग था। असल में कैंग की जिंदगी तभी खत्म हो गई थी जब उसे उसके दोस्तों ने धोखा दिया था। फिर जब कैंग का लीवर खराब हुआ था तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने दुश्मनों से बदला लेगा। इसलिए मरने के एक दिन पहले कैंग ने सभी वाइन्स में जहर मिलाकर उन्हें रख दिया। लॉयर ह्यून कहता है ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है। तब हारुई एक रिपोर्ट लाकर कहती है जो जहर मैरी के कपड़ों में मिला था वही जहर मिस्टर कांग के कपड़ों में भी मिला है। फिर इसके बाद किम का बयान लिया जाता है। किम भी हारुई के साथ मिला हुआ था। किम कहता है डैड ने मुझे मरने से पहले बता रखा था कि कौन सी वाइन किस आदमी को देनी है। तो हारुई उन्हीं में से एक विक्टिम की फोटो दिखाती है। किम कहता है हाँ इन्हें भी मैंने वाइन दिया था। तो इस गवाही के बाद जज फैसला सुनाती है कि मैरी निर्दोष है और असली मर्डर कैंग ने किया था। फिर इस केस के बाद हारुई उस फोन को लेक में फेंक देती है और अपनी मॉम के पास जाती है। अब फाइनली मैरी और हारुई एक साथ थे। वहीं दूर से किम इनकी फोटो ले रहा था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल